नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने 13 मिनट का डाला जिसमें फर्स्ट पेपर जो सोशल वर्क वाले शिफ्ट में हुआ था उस पेपर का मैंने आंसर जो प्रोविज़नल आंसर की दिया हुआ है नेट ने वो मैंने अपलोड किया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने मैच कराया हुआ है। तो आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिया होगा। अब सोशल वर्क वाले पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मुझे लग रही हैं, जो मैंने थोड़ा गलत मतलब लगा मुझे, उसको मैं इम्पोज़ करूँगा। तो आप लोग उसके जो क्लेम करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी उस पर स्टडी करनी होगी। मेरे तरफ से जो स्टडी होगी वो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो सोशल वर्क का देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। और हाँ, एमएसएसओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है ना। तो वो लोग स्पेशली इसको ज़रूर देखें, बाकी नेट वाले तो देख ही रहे हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर बेस्ड बजटिंग, ठीक है। जेंडर बेस्ड बजटिंग बेसिकली होता किसके लिए है? जेंडर न्यूट्रल बजटिंग तैयार करने के लिए, जिससे किसी पर्टिकुलर एक जेंडर को बढ़ावा मत दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो BC&D दिया हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर होना चाहिए ABC, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑप्शन जो ABC है, ए भी अधूरा है, क्योंकि कुछ एक और ऑप्शन है जो हो सकता है, यानी D वाला ऑप्शन भी। D वाला तो कतई नहीं होगा। लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अबाउट टारगेटिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली ऑफ वेमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग सिर्फ वेमेन गर्ल्स पे तो टारगेट नहीं है, बट वेमेन एंड गर्ल्स यानी जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया है। और ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD, मिनिस्ट्री ऑफ WCD ने ही इंट्रोड्यूस किया था और इसकी बात रखी थी, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग का तो काम मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। तो बट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बात रखी थी। तो मेरे हिसाब से ABC ऑप्शन होना चाहिए इसका। आप लोग इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है। B क्या है? इट इज़ अ टूल फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। इट इन्वॉल्व्स वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव, यानी कोई भी किसी विशेष जेंडर के लिए ना हो, सभी के लिए हो जो भी बजटिंग की जाए। इट इज़ नॉट अबाउट टारगेटिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। तो स्पेसिफिकली वीमेन एंड गर्ल्स यानी सेकंड जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, आधी आबादी जिसको बोला जाता है, वो वीमेन की है। तो मेनली फोकस तो उन पर किया ही गया था। तो इस हिसाब से ABCD चारों ऑप्शन होने चाहिए, बट अगर D भी नहीं रखते तो ABC तो एटलीस्ट रखना चाहिए था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच आर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे होता है? यहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किसका है? यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है किसी बच्चे का, किसी चाइल्ड का। तो एक तो हेरेडिटरी फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो मम्मी पापा का जैसा शरीर है, मम्मी पापा की जैसा रंग है, उनकी बोली भाषा जैसी है, उनका ज्ञान जैसा है, उसके 100% में से 90% चांसेस होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसका आसपास का सराउंडिंग जैसा है। एनवायरमेंटल मतलब यहाँ पे सिर्फ जोग्राफिकल एरिया की बात नहीं होती है, यहाँ पे उसके परिवार के लोगों की भी बात होती है। तो परिवार के लोग जैसे होंगे वैसा उसका विकास होगा। एंड एंडोक्राइन फैक्टर्स, एंडोक्राइन फैक्टर्स मतलब कि जो बॉडीली सिम्टम्स जनरेट होते हैं, जैसे सपोज़ करो कि फादर या मदर में किसी को मेंटल इलनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा हायर चांस है कि बच्चे में मेंटल इलनेस हो सकता है ना। तो ये एंडोक्राइन फैक्टर्स बोलते हैं, यानी हार्मोनल फैक्टर्स जिसको बोलते हैं। तो या डायबिटीज़ वगैरह जो हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको। A, B एंड E हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फैक्टर और हैप्पीनेस फैक्टर इज़ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ सोशल वर्क एट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो 2007 से 16 अगस्त 2007 से सोशल वर्क के जो कोर्सेज हैं वो कराए जाने लग गए इग्नू में। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पोस्ट कार्ब। तो पोस्ट कार्ब जो है एक सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है जो लूथर गुलिक ने दिया हुआ था। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या क्या हैं। तो B फॉर इसमें जो है ना वो बजटिंग होगा, इस S से स्टाफिंग होगा, और O से ऑर्गेनाइजिंग होगा, और CO से जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो ACDE हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
इसमें कुछ बुक्स हैं सोशल वर्क से रिलेटेड और इधर ऑथर दिए हुए हैं, वो मैच करना था। तो सोशल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो कि 1930 में लिखा था, ग्रेस कोएले ने लिखा था। अ सोशल साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग 1964 रिटन बाय कोलिन बैरी हेरोल्ड गोएट्जको एंड ग्रुप प्रोसेस इज सोशल वर्क अ थ्योरेटिकल सिंथेसिस 1979 में लिखा था टॉम डगलस ने। एंड ग्रुप्स इन सोशल वर्क 1972 में लिखा था हार्टफोर्ड एमी ने। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वर्टिकल मोबिलिटी रिफर्स टू मूवमेंट इन एनी और ऑल ऑफ 3 एरियाज ऑफ लिविंग विच आर एज फॉलोज। तो जो वर्टिकल मोबिलिटी है मतलब एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो मोबिलिटी मतलब कि आपका जो उत्तरोत्तर वृद्धि है, तो एक होता है ये हो गया क्षैतिज और यानी हॉरिजेंटल, और वर्टिकल क्या हो गया ये वाला, ठीक है। ये मतलब अभी आप यहाँ पे हैं, अब ये किस वजह से है, अपने क्लास की वजह से, अपने ऑक्यूपेशन की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से। बट एजुकेशन आपकी बढ़ी, उसके वजह से भी आप इस क्लास को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे है। तो ये क्लास के थ्रू, ऑक्यूपेशन के थ्रू, पावर के थ्रू। इसीलिए देखोगे कोई ग्राम प्रधान बन जाता है जब, चाहे वो बहुत गरीब भी हो, तो धीरे धीरे देखोगे कि वो काफ़ी लोगों से, बड़े लोगों से उठना बैठना हो जाता है और धीरे धीरे उसका सोशल और फाइनेंशियल सब चीज़ों का ग्रोथ हो जाता है। तो किन किन चीज़ों से आप वर्टिकल मोबिलिटी गेन कर सकते हो? क्लास यानी वर्ग, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, पावर यानी शक्ति। तो वही चीज़ का यहाँ पे भी दिया, ऑक्यूपेशन, पावर एंड सोशल क्लास। ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, यानी ये चीज़ें ऑर्डर आगे पीछे हो सकती हैं। आप ड्रेसिंग से बहुत अच्छा कपड़ा पहन के बहुत आगे नहीं जा सकते, थोड़ी देर के लिए ही हो सकता है। फूड हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कोई बहुत, आप ये जो दिखावा करते हैं लोग जाके डोमिनोज में जाके या मैकडी में जाके सेल्फी लेके लगा देते हैं, उससे उनका क्लास नहीं निर्धारित हो सकता। क्लास निर्धारित करने के लिए, क्लास को मेंटेन करने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड ड्रेसिंग। सिर्फ एजुकेशन से, सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य से और सिर्फ ड्रेसिंग से भी नहीं होगा, जब तक कि आपके पास पैसा ना हो, ऑक्यूपेशन ना हो, बहुत सारे हायर एजुकेशन करके और अभी जो है टहल रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, ए एंड डी। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो जो स्केल के टाइप्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, उस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो ये दोनों जो होते हैं वो किस पे होते हैं? ये नॉन पैरामेट्रिक पे होते हैं और ये पैरामेट्रिक डेटा पे होते हैं बेस्ड। मतलब कि इसको क्वांटिफाई करना इजी है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा पे बेस्ड होते हैं और ये होते हैं क्वालिटेटिव डेटा पे। जैसे नाम हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, ये क्लास हो गया, तो ये ऑर्डर है। जैसे कौन से क्लास में है बच्चा, 1 में है, 2nd में है, 3rd में है, और या हायर एजुकेशन किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इंटरवल रेशियो में कम्प्लीटली मैथमेटिकल न्यूमेरिकल डेटा हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ए एंड डी हो जाएगा। इट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। जो रेशियो है उसमें सबसे हाईली जितने भी नंबर्स हैं वो मेजर किए जा सकते हैं। द 0 पॉइंट इज़ एब्सोल्यूट इन रेशियो मेजरमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ एल्डरली इज़ कंपैरेटिवली ईजियर एज द एल्डर्स आर। तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी हो जाएगा। यानी किसी भी एल्डर्स के ग्रुप को फॉर्म करना कैसा, कितना चैलेंजिंग है। कीन टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन ग्रुप एक्टिविटीज़, participating group activity that gives them sense of purpose, looking for place to meet other people, available and have more time on their hand। तो ये जो है ग्रुप फॉर्मिंग का एल्डर्स के साथ जो चैलेंजेस हैं वो इसमें दिया गया है। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल। तो इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल कोई ऐसा एक्शन मॉडल में नहीं है। बाकी लोक शक्ति मॉडल, कंसेंटाइजेशन मॉडल, डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल, ये तीनों ऐसे मॉडल हैं जो सोशल एक्शन जिसके माध्यम से सक्सेसफुली किया जा सकता है। लोक शक्ति मतलब जनशक्ति, ठीक है। जनशक्ति मतलब जनता को जो है इकट्ठा करके कोई
मास लेवल पे चेंज लाने के लिए एकजुट होकर एक आवाज़ में चेंज लाया जाए। कंसेंटाइजेशन मॉडल भी यही है एक तरीके से, पावर ऑफ पीपल। एंड डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन का भी मेन जो रोल होता है बीइंग अ सोशल वर्कर, आप डायरेक्ट नहीं जो है किसी को मोबिलाइज करते हो, इनडायरेक्ट वे में मोबिलाइज करते हो, तो उसको डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मॉडल से सोशल एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल नहीं है। अरेंज द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन एंड देन रिसर्च क्वेश्चन के बाद कलेक्शन करते हैं डेटा का, कोडिंग करते हैं और कंस्टेंट कंपैरिजन करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं एक तरीके से, और फिर उसके बाद में हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन है तीसरा। द कंसेप्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ सोशल प्लानिंग मॉडल। तो सोशल प्लानिंग मॉडल जो होता है वो आइडियलिस्ट यूनिटरी होता है, यानी हमेशा रेशनलिस्ट और रियलिस्ट और इंडिविजुअलिस्ट जहाँ जहाँ वो तो ऐसे ही आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि सोशल प्लानिंग का यानी सोशल पॉलिसी जो भी होगा वो सबके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। तो एक आइडियलिस्ट होना चाहिए, एक आदर्शवादी सामाजिक नीति होनी चाहिए जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा आइडियलिस्ट यूनिटरी। नेक्स्ट है हु आर्ग्यूड दैट सोसाइटीज आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड दीज ग्रुप्स आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स बट आल्सो थ्रू पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो ये शब्द, ये लाइन जो बोला था वो डेरेनड्राफ ने बोला था। डेरेनड्राफ एक सोशल थिंक करते हैं ना, तो इसको आप जो है ऐसे देखोगे कि समाज में हर एक लेवल पे आप जाओगे जैसे ही, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही होता है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पावर का भी हो सकता है, अथॉरिटी का भी हो सकता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लेवल पे हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा गांव में होती है वो आप देखते हो ज़मीन की विवाद में होती है। तो इकोनॉमिक टर्म्स, वही इसने कहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक में नहीं होता है, इकोनॉमिक में ही नहीं होता है बल्कि और भी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। विच प्रॉब्लम्स आर ब्रॉडली डील्ड इन केस वर्क। तो केस वर्क में हम क्या काम करते हैं, तो केस वर्क क्या है, एक माइक्रो लेवल का वर्क है। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि माइक्रो लेवल क्या होता है, मेज़ो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल पे हम सोशल केस वर्क से डील करते हैं। सोशल केस वर्क में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं और फैमिली के साथ काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, माइक्रो लेवल हो गया, माइक्रो लेवल का केस वर्क हो गया। और मेज़ो में क्या करते हैं, हम ग्रुप वर्क का काम करते हैं और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हो गए, और इसमें हम मेज़ो में किसके साथ काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं। कोई कम्युनिटी लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसमें हम ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और मैक्रो लेवल क्या हो जाता है, मैक्रो हो जाता है मास लेवल पे। मास लेवल यानी लगभग मान के चलो एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, 2 डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, इतने बड़े लेवल पे लोगों को मोबिलाइज करना, और ये होता है सोशल एक्शन, इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे अब आपको क्लियरिटी होगी क्या करते हैं, रिलेटिवली सर्कमस्क्राइब्ड प्रॉब्लम, रिलेटिवली सीवियर एंड परवेजिव इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम मतलब कि सिर्फ एक व्यक्ति से प्रॉब्लम है, एक मतलब मेल और फीमेल या हस्बैंड एंड वाइफ है उनमें प्रॉब्लम है, या हस्बैंड और वाइफ के अलावा अकेले में इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, या फैमिली के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो ये बी वाला ऑप्शन है। एंड रिलेटिवली लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रॉस मटेरियल इन्वायरमेंटल डिप्रिवेशन। तो ये चारों में ऐसी प्रॉब्लम है अल्टीमेटली इंडिविजुअल की प्रॉब्लम। तो इन चारों की कंडीशन में हम डील करते हैं। ठीक है, सोशल केस वर्क से। अब यहाँ पे स्टेजेस दिया है, डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये जीन पियाजे का इधर मॉडल दिया हुआ है स्टेजेस का, और इधर दिया हुआ है एरिक्सन के डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, तो इसको मैच करना है दोनों में जो कॉमन है। ओरल स्टेज, सॉरी इधर कुछ तो सिगमंड फ्रायड का है और कुछ जीन पियाजे का भी है। तो जैसे ओरल एनल फैलिक लेटेंसी जेनाइटल मॉडल जो है वो सिगमंड फ्रायड का है।
तो और इधर जो इन्होंने दिया हुआ है ये एरिक एरिक्सन का है, साइको सोशल डेवलपमेंटल मॉडल जो पर्सनालिटी का, तो उस हिसाब से देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। ओरल स्टेज 0 से 18 मंथ को माना जाता है, जिसमें कोई भी बच्चा जो प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन लेता है वो माउथ सकिंग से लेता है। तो ये उस स्टेज में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होता है। अगर बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा है, उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, थप्पड़ मार देती है, तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है। और ट्रस्ट यानी जब उसको उसकी हर ज़रूरतें पूरी होती हैं तो उसकी ट्रस्ट डेवलप होती है। अगर उसने रोया और थप्पड़ मार दिया तो फिर दोबारा वो माँ के सामने रोने से डरेगा। फिर एनल स्टेज में क्या होता है, जो कि 18 मंथ्स टू 3 ईयर्स होता है, ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, यानी उस टाइम उसकी जो मतलब स्वायत्तता होती है, जो भी काम करेगा या जो भी चीज़ रहेगा उसको लगेगा कि ये मेरा है, कोई और नहीं ले। और उसके अंदर उस टाइम जो है अगर उससे कुछ छीन लिया जाता है, उसको कोई डिग्रेड करता है, तो उस टाइम उसमें सेम यानी शर्म की भावना भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि 1.5 साल से 3 साल तक का माना जाता है। और एनल स्टेज होता है कि जब बच्चा जो ग्रेटिफिकेशन लेता है, जो प्लेजर लेता है, वो एनल के पार्ट से लेता है। इसीलिए आप देखोगे कि वो सूसू और पॉटी जब करेगा, स्टूल पास करेगा, तो वो रोक रोक के करता है, और अक्सर ऐसे इस स्टेज में बच्चे उसी में लौटते रहते हैं। तो ये हो गया आपका बी का 3। एंड प्री स्कूल एज जो कि 3 to 5 ईयर्स होता है, ये इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला फेज़ आता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मतलब वो अपने आप से कुछ काम शुरू करने की कोशिश करता है, और अगर वो बिना सपोर्ट के कर ले जाता है तो उसके अंदर जो है एक ऑटोनॉमी डेवलप होती है और हैप्पीनेस डेवलप होती है, और नहीं कर पाता है तो ये गिल्ट वाला फेज़ आता है। तो ये प्री स्कूल वाले स्टेज में आता है। और प्री स्कूल जो 3 to 5 ईयर है, अगर सिगमंड फ्राइड वाले में देखोगे तो ये फेलिक स्टेज होता है। फेलिक स्टेज मतलब कि जिसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, ठीक है। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओडिपस में जो बच्चा है वो अपने फादर के साथ जेलस करेगा, उसको मदर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, मदर के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी है। और ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। इलेक्ट्रा किसने दिया था, कार्ल यूंग ने दिया था। तो सॉरी हाँ, कार्ल यूंग ने ही दिया था आई थिंक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इसका उल्टा है कि जो फीमेल चाइल्ड होती है उसका अपने फीमेल यानी अपनी मदर से उसको जेलस होता है, और अपने फादर से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो प्री स्कूल एज होता है। एंड मिडिल स्कूल 6 से 11 साल के बच्चों में होता है, और ये होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री मतलब जो उसका अपना उद्योग है वो क्या है, उद्योग उसका आसपास का घर का माहौल होगा जिसमें वो लगातार लोगों के साथ रह रहा है। और इन्फीरियरिटी यानी जब वो बाहर निकलता है तो जो घर में उसको जितना लाड प्यार मिला है, जितनी उसको ऑटोनॉमी मिली है, जितनी उसको जो है हैप्पीनेस मिला है, बाहर उसको जाके कॉन्फ्लिक्ट से झेलना पड़ता है। तो वो जो होता है उसमें फेल होता है, तो इन्फीरियरिटी डेवलप होती है। ये है ओवरऑल स्टेजेस। तो इसका ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्कीम्स प्रोग्राम्स फॉर यूथ आर मर्ज्ड इनटू अ न्यू अम्ब्रेला स्कीम, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये फैक्चुअल है। नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो बी, सी एंड डी हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन टर्न्स इनपुट्स इनटू आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर एंड स्टाइल। दिस अप्रोच डेवलप्ड बाय जॉन वुडवार्ड एंड चार्ल्स पैरो इज नोन एज। तो इसको टेक्नोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। एंड देन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ टास्क प्लानिंग प्रोसेस। तो टास्क प्लानिंग प्रोसेस में कोई भी टास्क आप करना इनिशिएट लेना चाह रहे हो, इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अल्टरनेटिव है उससे उस टास्क के और पॉसिबल अल्टरनेटिव हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना थ्रू जनरेटिंग टास्क पॉसिबिलिटीज़। एंड अरेंजमेंट इज़ मेड, कितना अरेंजमेंट हुआ वो फिर ध्यान देना। एक्सप्लिसिटली सिक्योर्ड विद क्लाइंट, इम्प्लीमेंटेशन इज़ प्लान्ड एंड द टास्क इज समराइज्ड। इन लास्ट हम टास्क को समराइज करते हैं कि हमें इतने इतने टास्क मिले हैं, इनमें से मेजर टास्क कौन है, इस टास्क का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों को अरेंज करना स्टेप बाय स्टेप, उसी को यहाँ पे टास्क प्लानिंग प्रोसेस बोला है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। व्हाट वी गेट इफ़ वी ऐड मेजरमेंट एरर्स ऑन और नॉन सैम्पलिंग एरर टू सैम्पलिंग एरर, इसको टोटल एरर बोलते हैं। जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, अब सैंपल कलेक्ट करते करते हमारे में कभी कभी चूक हो जाती है जो कि ह्यूमन एरर है,
ठीक है। तो उसको हम जो कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल मेज़र किया जाता है कि कितने परसेंट, 5% कोई रखता है, कोई 7%, कोई 10%, यूजुअली 5% रखा जाता है कि अगर हम 100 डेटा ले रहे हैं तो उसमें 5% गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको टोटल एरर बोलते हैं। अरेंज द वर्ड्स बिलो एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? जस्टिस, फिर आता है लिबर्टी, फिर आता है इक्वालिटी, एंड देन आता है फर्टर्निटी। तो अगर इसको याद करने के लिए आप लोग को कोई एक्रोनिम बनाना है तो जस्टिस का जे, ठीक है, लिबर्टी का एल, और इक्वलिटी का ई, एंड फर्टर्निटी का एफ। तो इसका आप कोई भी एक्रोनिम अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे जस्टिस का जे यू और लिबर्टी का आई, तो क्या हो गया? अब ऐसे बना लो ना, जूली, ई से क्या हो गया? इक्वालिटी, एंड एफ से फटर्निटी। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो। जूली, जूली ही कर लो, 3 याद हो गया तो चौथा तो याद ही हो जाएगा, ADC भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ऑथर्स और राइटर्स एसोसिएटेड विद सोशल ग्रुप वर्क। तो सोशल ग्रुप वर्क के साथ कौन कौन है? कोनोप्का का आप लोगों को पता ही है, और गिन्सबर्ग है, क्लीन है, ये तीनों हैं। मैरी रिचमंड और ग्रेस मैथ्यू केस वर्क के लिए जाने जाते हैं। एंड विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो एनर्जी एंड स्पीड जो है रूरल कम्युनिटी में नहीं होता है, बाकी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होता है। इनमें एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। किसी एक के घर में काम है तो अनपेड वर्क के तौर पे सभी लोग आके करते हैं, तो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस होती है। फेथ होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रिलीजन के ऊपर, एंड रोल ऑफ नेबरहुड, और पड़ोसी की जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये सब रूरल कम्युनिटी का फीचर है। एनर्जी एंड स्पीड रूरल कम्युनिटी का फीचर नहीं है। 104th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ है? इसमें एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर 10 ईयर। तो 10 ईयर के लिए, और जो लोकसभा और राज्यसभा में, असेंबली में जो है, लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ा दिया है। एंड रिमूव द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया, क्योंकि एंग्लो इंडियंस अब रह नहीं गए, लगभग बहुत कम है, तो इसलिए उनका हटा दिया। एक तरीके से वो कोरम भरने के लिए वो डाल दिया गया था। तो B एंड D होगा इसका सेकंड ऑप्शन। फिर है कुछ इधर एक्ट्स या लॉज हैं और इधर उसके प्रोविजंस हैं। तो FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अथॉरिटी, जो कि अमेंडमेंट हुआ 2010 में, ठीक है। तो इसमें जो फॉरेन से फंड आते थे उससे रिलेटेड जो है नियमावली है। एंड सेक्शन 12AA IT एक्ट 1961, तो IT एक्ट से संबंधित है। तो IT एक्ट से होगा तो क्या है? ग्रांट टैक्स एग्जम्पशन स्टेट्स। एंड सेक्शन 80C IT एक्ट 1961 सेम, इसमें क्या है? डोनर्स टैक्स डिडक्शन। जो भी कोई डोनर है, इसीलिए आपसे ये 80C नहीं, मुझे लगता है 80G होना चाहिए, ये कुछ कन्फ्यूज़न है। तो 80G का जो फॉर्म होता है वो आपको आपके इनकम टैक्स में रीइंबर्समेंट मिल जाता है अगर आपने किसी संस्था को डोनेट किया है कुछ पैसा, तो उतना उसमें आपके इनकम टैक्स में रिडम्पशन मिल जाता है। एंड देन सेक्शन 44 द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, जिसके लिए लोकायुक्त के लिए जो सबसे ज़्यादा लड़ाई हुआ था अन्ना हजारे ने किया था। तो ये हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर देयर एसेट टू द MOHA, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए जो हमारा जो डेटा है, जो हमारी कलेक्शन, मतलब डेटा के बिहाफ पे, रिसर्च के बिहाफ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, जैसे भी होता है नल हाइपोथेसिस को। देन चूज़ द स्टेटिस्टिकल टेस्ट, एंड देन स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लेवल हम चेक करते हैं कि कितना सिग्निफिकेंस लेवल रखना है। एंड देन
सॉरी इसमें हमने उल्टा बता दिया आप लोगों को। फॉर्मुलेशन होगा नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, H0 से दिखाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन B1 एंड B2, तो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस है। एंड E होता है लास्ट में, जब हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे PM की स्कीम्स है और कंसर्न मिनिस्ट्री है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो ये इसका तीसरा हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स एंड आत्मनिर्भर निधि, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है। एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एम्पैथी इन सोशल वर्क प्रैक्टिस, तो एम्पैथी एक प्रोफेशनल प्रिंसिपल एथिक्स कह सकते हो, जो केस वर्क में या सोशल वर्क में या किसी भी प्रोफेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में। और एम्पैथी का मतलब ही होता है कि पुट योर लेग्स इन अनदर शूज़, यानी किसी व्यक्ति के स्थान पे खुद को रख के सोचना। तो एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। और ये भी हो सकता है, लेकिन ये इवेल्युएशन बाद का स्टेप है, पहले आप उसका जो है अध्ययन करोगे, बाद में मूल्यांकन करोगे ना, तो ये सबसे बेस्ट तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टेस्ट दिए हुए हैं, और उस टेस्ट को कैसे क्या लगाते हैं, तो डिस्पर्जन मतलब कि फैलाव कितना है, तो डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए हम मीन डेविएशन यूज़ करते हैं, थर्ड ऑप्शन। एंड मेज़र ऑफ एसोसिएशन यानी दो या दो से अधिक जो वेरिएबल है उनमें क्या एसोसिएशन है, क्या उसमें जो है संबंध है, उसको मेज़र करने के लिए हम रैंक कोरिलेशन यूज़ करते हैं टेस्ट। एंड टेस्ट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो वन वे अनोवा लगाते हैं इसमें। एंड उसके बाद में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में हम विल्कॉक्सन टेस्ट यूज़ करते हैं, तो विल्कॉक्सन टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 हो जाएगा। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ये पी से है ना, इसको पी साइलेंट होता है, तो याद रखना, न्यूमोनिया सक्सेसफुली वॉज लॉन्च इन द ईयर, तो न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वो 2019 में लॉन्च किया गया। न्यूमोनिया एक बच्चों में सबसे ज़्यादा मौत का कारण बनता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC enters into force in 1994 and the Kyoto Protocol was formally or adopted as COP3 in the year, तो COP3 1997 में अडॉप्ट किया गया। Whose work is considered the foundation of functionalist theory, तो इमाइल दुर्खीम फंक्शनलिस्ट थे, और इमाइल दुर्खीम का जो सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है वो क्या है, सुसाइड थ्योरी है, ठीक है, जिसमें अल्ट्रिस्टिक एनोमिक ऐसे करके 4 इन्होंने थ्योरी के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ टाइप ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो बिहेवियरल थ्योरी एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड द फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सोशल ग्रुप वर्कर्स एट द स्कूल ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज ओहियो, तो ये ग्रेस कोयले का है, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। एंड विच आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, तो सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी कोई भी सोशल वर्क से रिलेटेड जो एजेंसी है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए बेहतर तरीके से क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहले कि वहाँ पे मेथड होने चाहिए सोशल वर्क के, भी यूनिडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। एंड सी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सोशल वर्कर्स, तो जो सोशल वर्कर्स हैं वो होने चाहिए। यूज़ ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच, ये भी हो सकता है। एंड नो डिपेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, तो डिपेंडेंसी तो ज़रूरी है ना, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, तो नो डिपेंडेंसी का कोई मतलब नहीं है। इसमें ABC और D 4 ऑप्शन तो सेलेक्ट करने के थे नहीं, तो ABC ही इसमें ऑप्शन होना चाहिए।
वैसे यूज़ ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच भी होना चाहिए। तो अगर इसमें ऑप्शन में ही नहीं है ए के साथ, ए बी सी के साथ, तो फिर ए बी सी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर ग्लोबल इंडेक्स दिया हुआ है, इधर एजेंसी दी हुई है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड अदर्स। अदर्स में कौन है? वेल्थ हंगर लाइफ, तो ये एजेंसी है वेल्थ हंगर लाइफ। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स ये करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इसमें नाम ही जुड़ा था पीस का। एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सॉरी। तो दो ऑप्शन तो बहुत ही इजीली लगाया जा सकता था। एक तो ये, इसमें पीस कॉमन था, ठीक है, जो सी का ऑप्शन हो रहा है 2। एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो करप्शन क्या है? एक जहाँ पे जो है चीज़ें छिपाई जाती हैं, और ट्रांसपेरेंसी जहाँ चीज़ों में पारदर्शिता रखी जाती है। तो जो यही तो लॉजिकल थिंकिंग है, रूल ऑफ रिजेक्शन है। तो ये जिस चीज़ों जिनको आता है वो इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट है, लेट लाइफ एजिंग इज शेप्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ। तो लेट लाइफ जो एजिंग है वो क्या है? लाइफ इवेंट्स और प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेथ, इससे होती है। तो ए एंड डी हो जाएगा। ये एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग पढ़ लेना। थियरी और मॉडल इधर दिए हुए हैं, इधर एम्फेसिस ऑफ एप्लीकेशन, किस पे एम्फेसिस यानी किस पे मेन फोकस रहता है इसमें। टास्क सेंटर थ्योरी में क्या करते हैं? सपोर्टिंग गोल अकम्प्लिशमेंट, यानी जो टास्क दिया हुआ है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ और पूरा कैसे हो सकता है, इस पे फोकस रहता है। स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी के अंदर क्या स्ट्रेंथ थी, उसको किसी ने आइडेंटिफाई कर दिया। तो हम जो है ना जामवंत की भूमिका में होते हैं, हम कृष्णा की भूमिका में होते हैं। कृष्ण जी ने क्या किया था? अर्जुन के अंदर की जो क्वालिटी है उसको, स्पार्क को जलाया, उसकी अंदर की जो डार्कनेस थी, जो उसके अंदर कन्फ्यूज़न था, उसको बताया कि भाई तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव में हम ये करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी में हम क्या करते हैं? फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव कितने ऑप्शन हो सकते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड देन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब असेसिंग ट्रांजैक्शन ऑफ पर्सन इन एनवायरनमेंट। अब इसमें एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। इकोलॉजी मतलब यहाँ वातावरण से नहीं है। इकोलॉजी मतलब जो उसका फैमिली है, जो उसके यार दोस्त हैं, जो उसका ऑफिस का कलीग है, ऑफिस के एनवायरनमेंट है, मतलब वहाँ के सबॉर्डिनेट्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उनमें कैसे वो बेस्ट जो है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वैल्यूज़ इनकम्पास्ड इन एन ASW कोड ऑफ एथिक्स आर, तो ये क्या होगा? ABDE। ए मतलब सर्विस। किसी भी कोड ऑफ एथिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपकी सर्विस डिलीवरी कैसी है, क्या आप सामाजिक न्याय को प्रमोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। देन डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करेंगे बीइंग अ सोशल वर्क एजेंसी। तो NASW नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की जो कोड ऑफ एथिक्स है वो इस पे फोकस करते हैं। सॉलिडारिटी तो एक आउटकम है, इन चीज़ों में ये चीज़ें रहेंगी तो ऑटोमेटिक सॉलिडारिटी रहेगी, और सॉलिडारिटी को मेंटेन करने का गवर्नमेंट का मेन जो है रोल होता है। देन प्रैक्टिस मॉडल्स हैं, लिस्ट है, अंदर प्रोपोनेंट है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किसका है? एरन टी बेक का है। एरन टी बेक एक साइकाट्रिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है। एरन टी बेक का डिप्रेशन को एसेस करने की जो है टूल है। इनका सुसाइडल आइडिएशन का भी स्केल है। और एरन टी बेक का मल्टीपल जो इस टूल्स के साथ साथ इंटरवेंशन मॉडल भी है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT, जिसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, थॉट प्रोसेस। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति, निर्णय निर्माण की शक्ति। अगर इनमें कोई एरर आ जाता है, इनमें कोई फॉल्टी कॉग्निटिव पाथ डेवलप हो जाता है, तो उस कॉग्निटिव फॉल्टी पाथ को
जो है एडॉप्टिव पाथ से रिप्लेस करने के लिए वो थेरेपी प्रैक्टिस की जाती है, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। तो ये एरन टीबैक का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल एच पर्लमैन का है, हेलन हैरिस पर्लमैन। एंड टास्क सेंटर्ड अप्रोच रीड एंड लॉरा एप्स्टीन का है। क्लाइंट सेंटर्ड और टास्क सेंटर्ड अप्रोच और भी दिए हैं, कार्ल रोजर्स का भी नाम है। तो अगर रीड एंड लॉरा एप्स्टीन आता है, टास्क सेंटर दिया तो वहाँ पे इनको लगाना है, और अगर ये आ जाते हैं कार्ल रोजर्स तो वहाँ कार्ल रोजर्स को लगाना है, मतलब अगर रीड एंड लॉरा एप्स्टीन नहीं है तो। एंड नैरेटिव थेरेपी ये माइकल वाइट एंड डेविड एप्स्टोन का है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑन विच रिपोर्ट द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास वाज इम्प्लीमेंटेड, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास वाज इम्प्लीमेंटेड। तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन में ये हुआ था। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना पड़ना ही पड़ेगा। पैराफ्रेजिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़ नॉर्मली यूज्ड इन। तो पैराफ्रेजिंग देखो, सोशल वर्क रिसर्च अगर इसमें इन्होंने दे दिया है तो सिर्फ सोशल वर्क रिसर्च में ही थोड़ी होता है पैराफ्रेजिंग, और भी टाइप के उसमें रिसर्च में यूज़ होता है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग होता है कि कोई बड़ा सा आर्टिकल है, बड़ा सा एक पैसेज है, उसको कम भाषा में लिख देना। तो यहाँ सोशल वर्क रिसर्च ही सिर्फ नहीं हो सकता, अगर इसमें 2 ऑप्शन लगाना होता तो हो जाता, बट इसमें 2 ऑप्शन लगाना नहीं है। तो ओवरऑल हम इसमें इन्होंने बोला कि पैराफ्रेजिंग टेक्निक हम किस में यूज़ करते हैं, तो काउंसलिंग में करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लिया आप क्लाइंट का सेशन ले रहे हो, अब क्लाइंट ने अपनी पूरी कहानी कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक कंटिन्यू बोलता रहा, बताता रहा। अब आपने क्या किया कि उसने अपना प्रॉब्लम बताना शुरू किया, आप जो है रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी नोट करते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। तो उसने मान के चलो 20 मिनट में कम से कम 10 प्रॉब्लम अपनी बताई। अब 10 प्रॉब्लम पूरा तो आप वापस उसको नोटिस, क्योंकि जो एक रैपो बिल्ड करना है उसमें ये भी लगना चाहिए ना कि सबसे पहले तो आपकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए। तो जब रिफ्लेक्टिव लिसनिंग करते हैं तो वो उसका फीडबैक जब हम देते हैं तो उसमें पैराफ्रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आप कहते हो कि अच्छा इसका मतलब आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब इसको इन 10 प्रॉब्लम में पहला ऐसा मेजर प्रॉब्लम कौन है जिसको हम सॉर्ट आउट करें, एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। तो जब वो आप इन चीज़ों को बताते हो तो इसी को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये है काउंसलिंग का एक टेक्निक, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, जो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का बोला हमने कि जब आप एक्टिव लिसनिंग मतलब उसको आई कांटेक्ट मेंटेन करना, नोडिंग करना, वो एक्टिव लिसनिंग हो गई। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में उसकी चीज़ों को सुन के लास्ट वर्ड को रिपीट करना और उसको पैराफ्रेज करना, उसको समराइज़ करना उसकी प्रॉब्लम्स को, तो वो रिफ्लेक्टिव डिस्कशन में आ जाएगा। और ग्रुप डायनामिक्स मतलब जो ग्रुप के फॉर्म करने के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक नीड्स है, जहाँ पे प्रॉब्लम आने से उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको ग्रुप डायनामिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम डीलिंग विद ह्यूमन राइट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट अगर इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का देखेंगे तो कोर्ट ऑफ जस्टिस बहरहाल ह्यूमन राइट्स की चीज़ों को नहीं देखता है, सिर्फ बहुत सारे अदर जैसे नेशन के जो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो लैंड लॉक्ड हों या वाटर लॉक्ड हों। मान लिया अगर उनकी बाउंड्री एक नदी में, एक सागर में, एक समुद्र में शेयर होती है, वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। एयर में जैसे हमारा बाउंड्री जो है सिर्फ लैंड पे ही निर्धारित नहीं होता, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लैंड की भी है और सी की भी है, समुद्र में भी हमारी बाउंड्री है और एयर में भी होती है। तो उससे रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। तो इन चारों में बेस्ट ऑप्शन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसमें अगर किसी ने मान के चलो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी लगाया है तो वो अपना क्लेम कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के भी कुछ केसेस ये लोग देखते हैं। अरेंज द स्टेजेस ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप वर्क प्रैक्टिस मॉडल। तो सेल्फ डायरेक्टेड ग्रुप वर्क प्रैक्टिस मॉडल में ए प्री प्लानिंग, सी टेकिंग ऑफ, डी ग्रुप प्रिपरेशन फॉर एक्शन, एंड बी टेकिंग एक्शन, एंड ई टेकिंग ओवर। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ देयर प्रोमलगेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया,
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 में आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। तो इस हिसाब से CBAD होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। इस पे जो आप लोगों ने देखा होगा एक अभी आगे ही शायद है क्वेश्चन, RTE एक्ट का फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ही शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। बाकी उसमें जो चिल्ड्रन और वो है वो भी दोनों लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, बट दोनों में बेस्ट ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है तो RTE एक्ट का राइट टू एजुकेशन एक्ट ही लिखा जाता है। वो आपको आगे ये देखो जस्ट उसी के बाद ही था, द फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट 2009, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, और ऐसे द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो अब ऐसा नहीं है कि हम थर्ड ऑप्शन को गलत कर देंगे या सेकंड को गलत कर देंगे, किसी एक को रखेंगे। तो इसमें जिन्होंने ये लगाया है और जिन्होंने ये लगाया है तो दोनों सही है, तो दोनों के लिए आप क्लेम करो। और इसके लिए बेस्ट जो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो निकालना आप गजट, ठीक है, गजट में दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो गजट आप लोग उसमें अटैच कर देना। तो दोनों जिसने थर्ड ऑप्शन सही किया है उनका भी सही माना जाएगा और सेकंड तो है ही सही, इस पे सभी को मिल जाएगा जो दोनों क्वेश्चन पे जिन्होंने ऑप्ट किया होगा आंसर। द टर्म कम्युनिटी एक्शन कैन बी डिफाइंड एज, कम्युनिटी एक्शन मतलब कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी कोई भी एक्शन प्लान करना, उसको कम्युनिटी एक्शन बोलते हैं। तो टू वर्क विद कम्युनिटी ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब किससे, हमारा जो कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ जैसे कि किसी कम्युनिटी का जो है कम्युनिटी में मान के चलो खंबा ही नहीं लग रहा है बिजली का, गांव वाले क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता है कि पूरे गांव में लाइट है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के तरफ लाइट ही नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि उनके कुछ ऐसा SOP में इशूज़ है, ठीक है, या ऑर्डर नहीं मिला। तो ऐसे लेवल पे हम किसके साथ डील करते हैं, किसी कम्युनिटी मतलब जो सोशल वर्कर है उसके साथ डील करके उसके साथ मैच मिलके हम इन अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हैं, या इन अथॉरिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ लीगल डोमेन, विद द हेल्प ऑफ सोशल या पॉलिटिकल डोमेन हम उन तक अप्रोच करके और वो काम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोज प्राइमरी वैल्यूज़ ऑफ सोशल वर्क, तो देखो ऐसे किसी की प्राइमरी वैल्यूज़ रट पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो आपको इजीली लग जाएगा कि अच्छा ये सोशल वर्क के वैल्यूज़ हो सकते हैं और ये नहीं हो सकता। तो जो नेगेटिव है उसको हटाना है, पॉजिटिव को ले रखना है इसमें। तो ABCE देखो आ रहे हैं, ठीक है। ए क्या है, द वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो कोई भी होगा डिग्निटी की तो हम रेस्पेक्ट करेंगे ही सोशल वर्क प्रोफेशनल होने के नाते। एंड बी टॉलरेंस एंड डिफरेंसेस, टॉलरेंस एंड डिफरेंसेस यानी जो भिन्नता है क्लाइंट की, ऐसा तो है नहीं हर तरीके का क्लाइंट आएगा आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि एक रूपता होगी क्लाइंट में। तो जैसा क्लाइंट है यानी जो एक्सेप्टेंस है ना, वो वाला एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस का मतलब कि क्लाइंट हो सकता है थोड़ा उसकी एंगर इश्यूज हो, उसके अंदर हो सकता है थोड़ी स्मेल आ रही हो, नहाया धोया ना हो, जैसा है वो मतलब उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंड देन सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है जितनी भी है किसी की ज़रूरत है उसको कैसे फुलफ़िल कराया जाए, तो वो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स में आ जाएगा। एंड जजमेंटल एटीट्यूड तो कतई नहीं होना चाहिए, तो जजमेंटल एटीट्यूड इसीलिए हट जाएगा। जजमेंटल एटीट्यूड की मतलब क्लाइंट को आता हुआ देख के आप पहले ही डिसाइड कर लो कि अरे ये घर से लड़के आया होगा, पक्का इसकी अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होगा, ऐसे करके आप जजमेंटल हो जाओगे तो फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो जजमेंटल एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। एंड सेल्फ डायरेक्शन, जिसको भी आप डील कर रहे हो उसके अंदर ये रेजिलियंस डेवलप करना, उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना, उसको इनेबल करना जिससे वो अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया, मुझे तो नहीं रटा हुआ था लेकिन जब मैं सॉल्व करता तो ऐसे ही सॉल्व करता, ठीक है। तो जजमेंटल एटीट्यूड हटा के बाकी सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर बेसिक ऑफ 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो पॉवर्टी इंडेक्स के लिए हेल्थ का देखते हैं कितना क्वालिटी ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। तो हेल्थ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है हेल्थ में, वो पैरामीटर है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। MMR जो इंडिया का अब है वो लगभग 97 हो गया है, 97 क्या आउट ऑफ 1 लाख,
जो MMR मापा जाता है वो 1 लाख पॉपुलेशन पे मापा जाता है, और बाकी IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये मापा जाता है 1000 पॉपुलेशन पे, 1000 लाइव बर्थ पे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट किसको बोलते हैं, जो 28 दिन का होता है, और इन्फेंट होता है 1 साल तक का, 28 दिन से 1 साल का है तो वो इन्फेंट है। चाइल्ड होता है 5 साल तक का, तो ये जो 5 साल के भीतर जिस बच्चे की डेथ होती है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में आता है। इन्फेंट में जो 28 दिन से 1 साल का होता है वो, और नियोनेटल होता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी मेज़र किया जाता है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 0 से 28 दिन का होता है। तो ये सब याद रखो, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच टर्म्स has been newly added in the most recent definition of social work given by International Federation of Social Workers and International Association of School of Social Work। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस डोमेन को ऐड किया गया है। ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब बहुत पुराना शब्द है, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड किया गया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जितनी भी एजेंसी हैं उन सबका एक जिम्मेदारी है, और जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, और मल्टीपल जो इश्यूज़ को जो हैंडल कर सकता है, उन चैलेंजेस के साथ जो एजेंसी डील कर सकती है, उन सब का हेल्प लेना और उन सब के हेल्प से किसी भी क्लाइंट को ट्रीट करना, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। 99 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क इज़ इक्वल टू पुलिस सोशल वर्क, करेक्शनल सोशल वर्क एंड फॉरेंसिक सोशल वर्क, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो सोशल वर्कर्स का काम है वो किस फिलॉसफी पे चलता है? वो गांधीयन फिलॉसफी पे चलता है। गांधीयन फिलॉसफी क्या कहता है कि हमें अपराध ख़त्म करना है, अपराधी नहीं। यानी कि अगर किसी ने छोटा सा क्राइम किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत लंबा, यानी जो एक प्रोपोर्शनल जस्टिस सिस्टम है, यानी उसको क्या बोलते हैं, जो पेनाल्टी है, किसी ने छोटा सा अपराध किया उसको बहुत बड़ा सज़ा दे दोगे तब भी अपराध बढ़ेगा और उसके साथ अन्याय होगा। ठीक है, एक चोरी के लिए, छोटी सी मोबाइल की चोरी के लिए उसको 10 साल की सज़ा दे दी तो ये भी वो और क्राइम को बढ़ाएगा और व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, ये भी एक अगेंस्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क एम्स टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रिजन सेंटेंसेस। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को जेल में डालते रहोगे तो जो जीडीपी है वो ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जाके गवर्नमेंट के ही रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनके घर के लोग एक हिसाब से डिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड CJSW प्रोवाइड्स सेवरल सर्विसेज सच एज पुलिस सोशल वर्क, प्रोबेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो करते ही है। CJSW इज़ एन ओवर आर्किंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइडिंग स्पेस टू सोशल वर्कर्स टू प्ले मल्टीपल रोल्स, तो मल्टीपल रोल हम भी प्ले करते हैं। एंड नेक्स्ट है, लिस्ट दिया हुआ है, इधर प्लान है और इधर मेन पॉइंट है। तो प्लान क्या है? 3rd 5 ईयर प्लान, ये किसका है? सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। इस टाइम हम लोग जो है अनाज की जो कमी से जूझ रहे थे, उस टाइम हम इस चीज़ को पूरा कर लिए थे 3rd 5 ईयर प्लान में। एंड 8th 5 ईयर प्लान में, 8वें योजना आयोग में स्ट्रक्चर्ड एडजस्टमेंट प्रोग्राम, एंड 9th 5 ईयर प्लान में बेसिक मिनिमम सर्विसेज, 12th 5 ईयर प्लान में टारगेट 9% GDP ग्रोथ। तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। 101 देखते हैं, काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट में कर दूँ क्या? 48 मिनट का हो गया। चलो कोई नहीं, कंप्लीट करते हैं, जितना भी समय लगे, इधर कम टाइम लूँगा। सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन, तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड टिटमस। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क टुवर्ड्स राइट बेस्ड प्रैक्टिस, इसका GIF हो जाएगा। एंड GIF एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर, ये जीन ड्रेज एंड अमर्त्य सेन। एंड एक्सक्लूडिंग द पुअर, तो ये पीटर गोल्डिंग का, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सोशल एक्शन प्रोसेस, तो DABCE। डी मतलब डेवलपिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को जागरूक करो। फिर डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसको चैनल में लो। एंड देन फॉर्मुलेटिंग एंड प्रोजेक्टिंग द गोल्स, क्या गोल हैं वो उसका गोल को लिखो और गोल को कैसे पाया जा सकता है उसको जो है उस पर काम करो। एंड देन सी डेवलपमेंट ऑफ कंसेंसस, और कंसेंसस मतलब कि लोगों में जागरूकता के साथ साथ लोगों में ये डेवलप करो कि हाँ हमें ये काम करना है कैसे भी करके। एंड देन एक्चुअल एक्शन, उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये 3rd ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट 6 सिग्मा डिप्लॉयमेंट इन HR। ह्यूमन रिसोर्स में 6 सिग्मा मॉडल होता है जो क्या काम करता है, इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस, सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय कलेक्टिंग डेट एंड यूजिंग स्टेटिस्टिकल थिंकिंग। तो BDE हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेट्स टू मैटरनल हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ जो फोकस करता है वो SDG 3 में फोकस करता है। SDG 3.1 में कहता है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 70 तक लेके आना है 1 लाख के लाइव बर्थ में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लिस्ट को मिलाना है, इधर बुक है इधर ऑथर है। तो कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये आर्थर डनहम का है। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खाइम का है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये रॉस मुरे का है, MJ रॉस मुरे का। एंड सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन ये HY सिद्दीकी का है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल वर्क ग्रुप इज मेथड दैट यूजेज ग्रुप एज ए मीडियम टू अचीव्ड एन एंड। तो मीडियम है। हु यूजेज द फ्रेज कॉन्शियसनेस रेजिंग। कॉन्शियसनेस रेजिंग जो शब्द यूज़ किया वो माइकल जूलियल ने। इसमें मैच कराना था तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ये आया 2012 में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आया 1981 में। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट RPWD एक्ट 2016 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया। तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फैमिली साइको एजुकेशन इंटरवेंशन अप्रोच हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एड्रेसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। स्किज़ोफ्रेनिया में जो है जो पर्सन होता है वो रियलिटी से टच नहीं रह जाता है, उसका हेलुसिनेशन और डेल्यूजन डेवलप हो जाते हैं, शक की बीमारी हो जाती है, परसेप्शन का भी डिस्टर्बेंसेस होता है, यानी जो कई तरीके की इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें जो मॉडल ये वाला यूज़ करते हैं फैमिली साइको एजुकेशन इंटरवेंशन, ये स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर भी एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अगर दो बाईपोलर मतलब दो पोल यानी एक मैनिक और एक डिप्रेसिव, अगर डिप्रेसिव और एक मैनिक दोनों एपिसोड हुए हैं तो वो बाईपोलर डिसऑर्डर में डायग्नोज करते हैं। यानी डिप्रेशन में जिसमें इंसान बहुत ही अकेले रहने लगता है, बुझा बुझा सा रहता है, हेल्पलेस वर्थलेस फील करता है। और मैनिक एपिसोड में वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है और उसमें जो है ओवर फेमिलियरिटी हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, वो ग्रैंडियोज आइडियाज़ भी आते हैं उसमें। और डाइवर्सिटी तो कोई बीमारी नहीं है। रिहेबिलिटेशन मतलब कि किसी को वापस उसके सोसाइटी में रिस्टोर करना उसके फुल पोटेंशियल के साथ। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स पॉलिसी एज पर देयर एनफोर्समेंट ईयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है ये अमेंडेड वाला अगर लेंगे तो उस हिसाब से BACDE होना चाहिए, अदरवाइज AEBCD जो इन्होंने आंसर दिया है वो करेक्ट दिया है, ठीक है। बाकी देखोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, फिर नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1952, 1988, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1981। Which theory argues that because inequality between men and women is due to patriarchy, a complete new system is needed to address this। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, रेडिकल फेमिनिज्म में ये रखी जाती है। एंड प्रोग्राम है इधर ऑब्जेक्टिव है। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर आता है। ये बच्चों के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है यूज़ किया जाता है। एंड नेशनल क्रच स्कीम जहाँ पे 50 एम्प्लॉई हैं तो 6 साल तक के बच्चों को जो मदर है या फादर है वो कैरी कर सकते हैं और उस क्रच में रख सकते हैं। तो जहाँ पर 50 एम्प्लॉयज़ हैं जो बच्चे लेके आते हैं, जिनके पास बच्चे हैं 6 साल से कम के, तो वहाँ पे क्रच खोलना उस एजेंसी के लिए, उस जो है संस्थान के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो नेशनल क्रच स्कीम जो है वो है डे केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। एंड बालिका समृद्धि योजना, ये सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है, फादर भी ला सकते हैं। बालिका समृद्धि योजना, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। एंड राष्ट्रीय किशोर RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये किशोर का ही आप ऑप्शन में ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द ओल्डर पर्सन में लीड टू, तो क्या होगा अगर इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा, लॉस ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ये जब मतलब ओल्ड एज होम में डाल दिए जाते हैं तो ये इशूज़ इनके साथ होते हैं। उसके बाद में ये एजेंसी है और उनका कंसर्न है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हायर कमिश्नर, कमीशन नहीं है, कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है। तो ये किसके लिए है?
रिफ्यूजीज़ के लिए काम करता है। यूएनओपीएस है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। यूएनआईडीआईआर, ये यूएनआईडीआईआर होता है यूनाइटेड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिसआर्मामेंट इन्होंने नाम दिया है दोनों को मिला के रिसर्च। तो ये जो है डिजास्टर मैनेज रिसर्च पे काम करता है। एंड यूएनआरडब्ल्यूए, तो यूएनआरडब्ल्यूए का तीसरा हो जाएगा पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़, यानी जो फ़िलिस्तीन के रेफ्यूज़ी हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो ये करंट का है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज़, ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। द प्रोसेस वेयर बाई अ रिसर्चर प्रोवाइड्स द पीपल ऑन whom he or she has conducted research with an account of his or her finding is called as, तो रिस्पोंडेंट वैलिडेशन बोलते हैं। रिस्पोंडेंट वैलिडेशन यानी जो आपको डेटा दे रहा है, यानी जो आपका क्लाइंट है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, उसने जो डेटा दी है उसको और मेथड से और क्वेश्चन से वेरीफाई करना, उसी को वैलिडेशन बोलते हैं। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या है, एक एसडीजीज़ को तो मॉनिटरिंग करता है, बाकी ये ना तो स्टेटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है जो स्टेटस बताता है गवर्नमेंट के लिए एक सलाहकार के तौर पे काम करता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो ये जो है जीन पियाजे का डेवलपमेंटल जो क्या नाम है स्टेजेस हैं। तो सेंसरी मोटर, हमने याद दिलाने के लिए आपको बता दूं, एसपी करके हमने बोला था कि एसपी मतलब स्टार्टिंग में सेंसरी मोटर, एस से हो गया, पी से प्री ऑपरेशनल हो गया, और उसके बाद में प्री ऑपरेशन मतलब ये याद ही रख लो, फॉर्मल ऑपरेशनल जो है लास्ट में आएगा और कंक्रीट से पहले आएगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च, तो सबसे पहले इसका हम डेट ही देख लेते हैं। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 में आया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, उन्नत भारत अभियान 2014 में आया, निर्मल भारत अभियान 2012 में आया, और ये निर्मल भारत अभियान जो स्वच्छ भारत अभियान में कन्वर्ट हुआ और 2014 में, और स्वच्छ भारत अभियान फिर कन्वर्ट हो गया सुंदर भारत अभियान में, ठीक है। तो ये इसकी टाइमलाइन है, BDCA इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। विच आर कंसिडर्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो छुआछूत से बढ़ता है, जो एयरबॉर्न है, जो किसी के टच में आने से बढ़ता है, जो किसी के साथ जो है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, या निडल शेयर करने से होता है, तो ये सब क्या हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ट्यूबरकुलोसिस जो कि माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होता है, HIV जो कि एड्स जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है, एंड लेप्रोसी ये भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ और कैंसर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ और कैंसर ये दोनों कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, डायबिटीज़ तो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, कैंसर बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, तो ये B and D हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है 19th सेंचुरी में जो इंडिया में सोशल रिफॉर्मर्स के तौर पे काम किए हैं उनको राजा राम मोहन राय को नाम दिया जाता है। एबॉलिश ऑफ सती प्रथा 1829 एंड ब्रह्म समाज का इन्होंने स्थापना किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरेज एक्ट लाया था 1856 में। एंड ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा रोल रहा है, इन्होंने दलित शब्द दिया था और SC ST के एजुकेशन के लिए, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन यानी स्कूल में ही रहना खाना फ्री और शिक्षा फ्री के लिए इन्होंने प्रमोट किया। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका स्टेटमेंट था वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज का इन्होंने स्थापना किया था। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया, 7 मेंबर इसमें होने चाहिए। द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में आया, उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में, इसमें 2 मेंबर होने चाहिए। और उसके अलावा द इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट आया 1882 में, इसमें भी 2 मेंबर होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 1976 में आया, FCRA जिसको बोलते हैं, जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलता है, फंड मिलता है, उसको रेगुलेट करता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है ऑर्गेनाइजिंग द 5 स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी SFBT। वैसे SFBT एक IQ टेस्ट का मेथड भी है, एक IQ टेस्ट है, तो ये SFBT डिफरेंट थिंग है, वो SFBT नहीं है, ठीक है। तो ये है ये इसके जो है सारे ऑप्शन सही हैं, ये ABCDE चौथा जो इसका चौथा हो जाएगा। एंड देन अरेंज द फॉलोइंग डेज एंड एट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज पर देयर मंथ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस
गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोशल वर्क डे 18 मार्च को मनाया जाता है। तो DBAC हो जाएगा, नहीं 4th ऑप्शन। फिर इधर लिस्ट है 5 ईयर्स प्लान के, उधर बेस्ड है किस पे ये देखना है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हारोड डोमार मॉडल पे है, और सेकंड 5 ईयर प्लान है जो महालनोबिस मॉडल पे है, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान जो है जॉन सैंडरी एंड सुकमय चक्रवर्ती मॉडल पे है। फोर्थ 5 ईयर प्लान गैटगिल फार्मूला पे है। तो इसका थर्ड ऑप्शन। एंड व्हाट आर द स्टेजेस इन पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए ये तीसरा हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, एजेंडा सेट करेंगे, देन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसका इवेल्युएशन करेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग वाइल अडॉप्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट चल रहा था 1948 में, उस टाइम साउथ अफ्रीका ने विड्रॉ कर लिया था। साउथ अफ्रीका के अलावा भी कई सारे कंट्रीज थे जिन्होंने इसमें वोट नहीं किया था। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट प्रोमलगेशन। तो CBDAE हो जाएगा। सबसे पहले आया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एंड देन सी के बाद बी सी था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, फिर बी है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एंड देन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में, एंड इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। विच इज़ द सुटेबल टूल फॉर डेटा कलेक्शन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स इन केस स्टडी। तो कोई भी केस स्टडी करते हो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी जो ऐसा नहीं है कि आप 4 ऑप्शन दे दीजिए। जैसे ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन चुनने का, 4 में से कोई एक ऑप्शन होता है चुना जा सकता है, उसके अलावा नहीं चुना जा सकता। ओपन एंडेड मतलब जिसमें आप कुछ भी आप बता सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें आप कुछ भी उसका आंसर कर सकते हो, वो ओपन एंडेड है। तो वो इंटरव्यू मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। विच आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ACE हो गया, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। अकॉर्डिंग टू NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क कोड ऑफ एथिक्स, जनरल प्रिंसिपल और सोशल वर्कर्स शुड स्ट्राइव टू एलिमिनेट पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। विच आर द टाइप्स ऑफ बेसिक मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ABCD, यानी एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिज़ाइन, एम्बेडेड डिज़ाइन, कन्वर्जेंट पैरेलल डिज़ाइन। हाइंस प्लान फॉर वेजेस सो दैट। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब इज़ फिक्स्ड एंड द वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस। तो ये तो हर जगह लागू होता है कि जितना एज पर लेबर लॉ जितने घंटे काम कराने के लिए उसमें लिखा गया उतने घंटे काम कराओ और समय पे सैलरी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन कौन सा हो, द माइरेकल क्वेश्चन इनकरेजेस द इंडिविजुअल टू विजुअलाइज देयर वर्ल्ड विदाउट द प्रॉब्लम्स दे करेंटली फेस एंड इज ऑफन फाउंड इन द टूल किट ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हुज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट हैज़ बीन टर्म्ड एज लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो ये सबको पता है, चार्ल्स कूले का है। एंड अबडक्शन ऑफ हेल्थ डेथ पेनाल्टी। तो एबडक्शन ऑफ डेथ पेनाल्टी इज एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आ जाता है। एंड व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन इनका ये है कि सोशल डेवलपमेंट का फीचर जो मतलब कौन है ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। तो हार्मोनाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ तो है, वेलफेयर प्लूरलिज्म, कल्याणकारी जो नीति है वो सबके लिए होनी चाहिए, एंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्शन ऑफ वेलबींग भी होना चाहिए, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में होना तो सब चाहिए। ठीक है, तो ये एक हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इन्होंने जो माना है ये क्वेश्चनेबल है, बट अब जो माना है उसको कर क्या सकते हैं, बाकी इसके पे भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल तो होता ही है सबके लिए। एंड अरेंज द बेसिक ह्यूमन नीड्स प्लेस्ड बाय मैस्लो इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस।
ठीक है। तो BAEDC हो जाएगा इसका। जो सबसे पहले है, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया, रोटी कपड़ा और मकान, और जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो लास्ट में आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे पहुंचते हो। ठीक है, जब आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, भूखे भजन न होई गोपाला जो बताया नहीं, खाली पेट सपने भी जो आते हैं वो खाने वाने के आते हैं, भजन और कीर्तन और धर्म का नहीं आता है। ठीक है, तो BAEDC हो जाएगा। तो ये मैस्लो का हायरार्की है नीड का। A research problem in general refers to some difficulty experienced by the research in finding the solution, which is the strength of an agency in fundraising. So devoted and dedicated staff for the activities of agency. Social welfare does not address the personal needs of the population, नहीं address करता है, बाकी universal need of individuals and general well-being पे focus करता है। बाकी ये पैराग्राफ के जो पैसेज हैं वो है आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट। तो ये 136 सुप्रीम कोर्ट के जो है पावर की बात करता है। एन अपील बाय स्पेशल लीव इज़ नॉट अ रेगुलर अपील बिकॉज इरेगुलरिटी ऑफ जस्टिस इज नोटेड। नेक्स्ट है, इन सिविल केसेस अ स्पेशल लीव टू अपील इज ग्रांटेड ओनली व्हेन जनरली पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। तो जब PIL तभी आप दायर कर सकते हो जब उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का जो है ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। रीअप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस इज एंटरटेन्ड इन द इवेंट ऑफ एनी पॉसिबल इलीगैलिटी इज ऑब्जर्व्ड, थर्ड ऑप्शन। एंड एमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज अंडर आर्टिकल 136। तो व्हेन अ रेगुलर अपील इज नॉट एंटरटेन्ड बाय द लोअर कोर्ट, थर्ड। How the social sector been affected by market driven forces? तो private sector mechanism like public private partnership have started dominating the social sector। तो PPP मॉडल social sector पे काफ़ी dominate कर रहा है। What is the reason for lagging development of social sector in India? तो marginalization of the voluntary sector by the market and government। एंड नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज द वॉलंटरी सेक्टर प्ले इन इंडियाज सोशल वेलफेयर सिस्टम? तो इट ड्रॉज स्ट्रेंथ फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज रूटेड इन रिलीजियस फिलोसफी। तो कोई भी जो वॉलंटरी सेक्टर्स हैं, जो जैसे एक लोगों को लिम्स और लोगों की गरीब लोगों की शादियों में एक नारायण सेवा संस्थान है, काफ़ी रोल अच्छा प्ले कर रहा है वॉलंटरी सर्विसेज। उसके अलावा सेवा भारती है, वो भी काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये सब वॉलंटरी सेक्टर्स हैं जो सोशल वेलफेयर सिस्टम को और स्ट्रेंथन करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोविंग एम्फेसिस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सोशल सेक्टर? तो इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन प्राइवेट चैरिटीज एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इन्वॉल्वमेंट इन वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी अगर जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कम कर देगा गवर्नमेंट। तो अ शिफ्ट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स टू द प्राइवेट सेक्टर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जितने NGOs हैं जो CSR सेक्टर इम्प्रूव कर रहा है, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एज़ पर द CSR रूल 2% जो है अपने टोटल इनकम का आपको सोसाइटी के वेलबींग के लिए लगाना ही है। अगर आप एक नियम है कि अगर एक सेट इनकम से ज़्यादा आप कमा रहे हो तो आपको अपनी इनकम का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियमों के तहत सोशल वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए आपको यूज़ करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। तो आप देखते हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसीलिए CSR के तहत जो पैसा होता है उसको उसके लिए लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी और चीज़ के लिए हो। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, मैंने स्टार्टिंग में मुझे ध्यान नहीं रह गया तो इसलिए बहुत स्लो चला, मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब करने लग गया, लेकिन इन लास्ट 1 घंटे 8 मिनट में ये कंप्लीट हो गया। तो जितने लोगों को पेड बैच अभी ज्वाइन करना है, MSSO की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, और उनको रिकॉर्डेड क्लास अभी तक मिल जाएगा जो 15 लेक्चर्स हुए हैं, और वीक में 4 क्लासेस होती है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, शाम को 7 से 8:30। तो फॉर फर्दर डिटेल आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।